नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सीयूटी की परीक्षा अच्छे से हो गई होगी, केवल उनको छोड़कर जिनकी जो परीक्षा है वो 30 मई को वो दे नहीं पाए थे और उनके जो एग्ज़ाम हैं फिर से रीशेड्यूल किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा, जो कि प्रिंसिपल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की, और उनसे जानेंगे मैम कि ये जो सीयूटी की परीक्षाएं लगभग ओवर हो चुकी हैं और अब स्टूडेंट जो है वो आगे ड्यू के लिए अपना रोड मैप कैसे बनाएं और क्या इन दिनों उनको करना चाहिए। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी और स्टूडेंट्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो गए और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया सीयूईटी की। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आप वरीड मत होइए, क्योंकि आपको अभी एप्लीकेशन देना है तो आपका मेंटल जो बैलेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कोचिंग सेंटर्स वगैरह का हेल्प मत लीजिए। आप खुद इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप पे वो समझदारी है और आप कर ही सकते हैं। आपने सीयूईटी दे दिया तो सीयूईटी देने के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, फिर आपको फाइनल आंसर कीज आएंगी और फिर एक नॉर्मलाइजेशन होगा जो कि रिलेटिव मेरिट पे बेस्ड होता है। तो फिर जाके आपके स्कोर्स आएंगे। इस पे होता है कि सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव मेरिट पे है। और अभी जो है कॉम्पिटिशन्स भी ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो इस बार सीयूईटी अच्छे से दिए हैं वो बढ़ भी गए हैं। इसीलिए सेफ स्कोर के बारे में आप मत सोचो, जो भी स्कोर आया है उस हिसाब से। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कह सकती हूँ कि आप अपना जो हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है वो लॉन्च हो जाएगा, उसमें आप जाके देखें और सारे प्रेफरेंसेस अपने सब्जेक्ट वाइज आप भरिए। जब आप उस पर अपना सारा डिटेल्स डालते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें जो फर्स्ट 5 आप अपने प्रेफरेंस देते हैं उस पर आपके ज़रूर किसी भी तरह से आपको वो सीट मिल सकता है, इसलिए उसको अच्छे से चुनिए। और चुनने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आप CSAS को आप देखोगे ही। अगर आपके कोई सीनियर स्कूल्स में हैं उनसे भी आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो, और सारे कॉलेज की वेबसाइट को अच्छे से देखिए। वेबसाइट देखने के बाद अगर देखिए आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में है या फिज़िक्स है, उस वेबसाइट कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप उनके देखिए। पेपर्स तो सिमिलर है लेकिन वो टीचर कौन है, उनके क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। हर कॉलेज में अब बहुत तरह अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो सिर्फ बड़े बड़े कॉलेज जिनका नाम आपने सुना है उसको मत देखिए, हर तरह के कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज उनकी अपनी एक स्टेटस है, तो आप उसमें जाइए। और जाने के बाद मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपने वो थोड़ा बहुत जो फीस है उसको दे के आप अगर शुरू करते हो तो सीट एलोकेशन के लिए आप वॉच आउट कीजिए। इसके लिए आप बाहर से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऐसे बना है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 जो अच्छे कॉलेजेस में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको इसकी समझ होनी चाहिए। तो फर्स्ट, एंग्शियस मत होइए। सेकंड, जो भी रिजल्ट्स आपके आएंगे उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट मैपिंग, आपकी प्रेफरेंसेस उसको अच्छे से ध्यान से करिए। और उसके बाद अगर हो सके तो उस कॉलेज को, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या पास में कहीं रह रहे हैं, आप आके उस कॉलेजेस को देख भी सकते हैं। और ज़रूर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैम ये यहाँ पूछना चाहूँगा कि मान लिया कि कुछ गर्ल्स या उनके पेरेंट्स जो है अगर इंटरेस्टेड होंगे कि मान लिया मिरांडा हाउस बड़ा नाम है कि आपका कॉलेज देखना चाहें, तो क्या कॉलेज अलाउ करेगा? बिल्कुल। आपके इस माध्यम के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 और 18 के बीच में, अराउंड दैट 15 के बाद एक ओपन हाउस रखेंगे जहाँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो इच्छुक है कि मिरांडा हाउस पे पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग आए और उनका हम लोग एक कैंपस टूर कराएंगे। बाद में एडमिशन के बाद तो ओरिएंटेशन होगा ही, जो हम 1 वीक रखेंगे, उसमें भी हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन एडमिशन से पहले भी अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो हम ओपन डे का जो पोस्टर है वो हम वेबसाइट पे डाल देंगे और पेरेंट्स उसको देख के आ सकते हैं। इस साल मैम जो है हमने देखा कि जो सेंटर्स पे स्टूडेंट्स का हमने रिव्यू लिया तो सीयूटी की पेपर जो है वो इस बार ज़्यादा मुश्किल नहीं आए। तो जब पेपर मुश्किल नहीं आता तो कट ऑफ जनरली ऊंची होती है, तो ये भी डर है बच्चों के मन में। देखिए, कट ऑफ कितनी भी मुश्किल हो, नॉर्मलाइजेशन से वो सारे चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि रिलेटिव मेरिट पे नॉर्मलाइजेशन बेस्ड होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से वही हो जाएगा जो पहले था। तो इजी और डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, ये इट इज़ अबाउट रिलेटिव मेरिट। तो रिलेटिव मेरिट से नॉर्मलाइजेशन का जब स्कोर आएगा तो वो आप उसके बारे में आप चिंतित मत हो कि किस तरह का मेरिट आएगा और क्यों आएगा। हाँ, डेफिनेटली अगर इजी पेपर है तो ज़रूर है कि मेरिट बहुत लोगों का मेरिट अच्छे से आएगा, तो वो कंपैरेटिव एक हो जाएगा, जो भी लिस्ट है वो बनेगी।
और अकॉर्डिंगली आपको सीट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एक और भी है मैम, जैसे प्रेफरेंस बनाना। प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं और उसका पैसा भी चार्ज करते हैं स्टूडेंट से। क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाना इतना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसमें पूरे डिटेल्स में अगर आप खोलोगे, वो ऑनलाइन जो भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है वो काफ़ी इजी है। और वैसे प्रेफरेंस लिस्ट तो अपने हिसाब से आपको अपने चॉइस से बनाना होगा, लेकिन उसके लिए आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। जो आउटसाइडर्स है वो उस तरह से रिसर्च नहीं कर पाएंगे जैसे आप कर पाओगे। तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, कॉलेज वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आगे पीछे कोई इन्फॉर्मेशन और भी है जो स्टूडेंट्स के वेबसाइट्स पे हो, वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए और अपने सब्जेक्ट वाइज जो आपका प्रेफरेंस है, कॉलेज का जो प्रेफरेंस है, वो अपने आप करिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका वो एक बैलेंस रहना चाहिए, हम किसी आउटसाइडर पे डिपेंडेंट ना हो। मैम, तो जो आपने बताया कि रिसर्च करें, तो रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखें? कॉलेज की रैंकिंग देखें या फैसिलिटीज़ देखें? क्या चीज़ पे ध्यान दें मैम? पहले तो मैं कहूँगी कि रैंकिंग डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन मोर देन रैंकिंग आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह जो टीचर्स हैं वो अच्छे ही होते हैं और उस कॉलेज की उस सब्जेक्ट में किस तरह का पकड़ है, किस तरह की उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको मिल जाएंगी अगर आप वेबसाइट खोलें और उनके टीचर्स के रिसर्च एरियाज़ भी आप देखें तो आपको समझ में आएगा। तीसरा जो होगा, आपको एक अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स के भी व्यूज़ आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो मैं कहती हूँ उस पर आप डिपेंडेंट रहे। लेकिन पहला है कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, उसकी आपके एम्प्लॉयबिलिटी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, आप जो काम करना चाहते हैं, जो आप ड्रीम करते हैं, उस पर कैसे पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप सोचिए। दैट शुड बी द प्रोसेस। तो एक और भी चीज़ है मैम यहाँ पे सवाल की, अपनी प्रेफरेंसेस में ऑनर्स कोर्सेज को टॉप में रखें या प्रोग्राम को? देखिए, ऑनर्स और बीए प्रोग्राम जो कि अभी बीए मल्टीडिसिप्लिनरी है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसमें भी अगर आप रिसर्च कर लेते हो तो आपको ऑनर्स डिग्री मिल रही है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में ये डिफरेंस है, जो बीए मल्टीडिसिप्लिनरी, कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलता है। और हमने अभी देखा कि बीए प्रोग्राम, लेट्स से इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, उसकी बहुत चाह है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उससे वो लोग कोई एमबीए करना चाहता है या क्या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी करना चाहता है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। दूसरा है कि यूपीएससी करना चाहता है कोई, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में उनका इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उनको सारे सब्जेक्ट की एक नॉलेज बेस मिलता है। मैं तो कहूँगी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कीजिए। मेरे हिसाब से ऑनर्स और बीए मल्टीडिसिप्लिनरी में खास डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट की भी जो परसेंटेज जो सीयूईटी स्कोर से आते हैं, वहाँ पे भी हाई परसेंटेज से आते हैं। कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है आप कौन से कॉम्बिनेशन में जाना चाहते हैं। तो अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स में आपके कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, जैसे मैंने अभी कहा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, वो बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है, तो उसमें स्टूडेंट्स जब आते हैं तो फिर उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो लाइन उनको पकड़ना है, कैरियर या प्रोफेशनल लाइन, वो उनको हेल्प करता है, यूपीएससी में भी हेल्प करता है। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैम एक और भी जो है वो बात रहती है कि सीट्स जो है वो खाली होने का मुद्दा बार बार उठता है। आपके कॉलेज की क्या स्थिति रहती है? हमारी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कॉलेज का नाम भी है और स्टूडेंट्स भी अच्छा करते हैं, एक तरह का परसेप्शन तो है ही। लेकिन कभी कभार जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे बंगाली, मेनली बंगाली के जो कॉम्बिनेशन में कोई सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ी सी हमारी कमी रहती है, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स कम हैं। लेकिन इस आपके माध्यम और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट बंगाली में इच्छा रखती है, लैंग्वेज में इच्छा रखती है, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। अगर उनके स्कोर इतने अच्छे नहीं हैं तो मिरांडा हाउस में वो ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन से, और बाद में उस लैंग्वेज को वो लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन, फॉर अदर काइंड ऑफ वर्क। और उसके कॉम्बिनेशन में लेटेस्ट से कि पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, वो सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट ने इस तरह के कॉम्बिनेशन से बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उनको सीट भी मिली। तो अगर आप समझ बना रहे हैं कि देखो मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है और मुझे बंगाली नॉलेज या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो आ सकती है। मेरे हिसाब से अभी आपको सिर्फ अपने खुद प्रायोरिटी अपना ये रहना चाहिए कि आई विल कॉन्सेंट्रेट, मैं अपना प्लान और प्रोग्राम बनाऊंगी, रिसर्च करूंगी किस सब्जेक्ट में मेरा स्टूडेंट जाए, पेरेंट्स उनको हेल्प करें कि आप इस तरह से प्रेफरेंस बनाओ।
शांति रखो, अच्छे से करो और खुशी रखे घर में। अब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, अच्छे से शांत होके उसको फिलअप करें, क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप एंग्शियस मैनर में कर दिया, किसी और को आपने दे दिया कि वो फिलअप कर दे। स्टूडेंट्स आके बोलते हैं मैडम मेरा ये ना, मैंने ये इस तरह से प्लानिंग किया था लेकिन गलती से मेरा ये हो गया, मैंने इसमें डाल दिया। तो इस तरह की जो इनएडवर्टेंट एरर्स को अवॉइड करें और उसके लिए आपको शांति रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने आसान शब्दों में स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। कुछ और सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।